जिस बेटे को पाला था आंखों की पुतली समझकर, जब उसी के घर जाते वक्त दिल धड़कने लगे तो एक मां की ममता और एक पिता का विश्वास दोनों कांप उठे। ये कहानी है उस मां बाप की है जिन्होंने उम्र भर अपने बच्चों की खुशियों में ही अपनी दुनिया देखी, लेकिन जब वह अपनी ही दुनिया में बेगाने बना दिए गए तो भी उनका प्यार कम नहीं हुआ, क्योंकि मां बाप कभी रिटायर नहीं होते। और फिर इस कहानी में आगे जो होने वाला है वह आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि यह कहानी आज के समाज की कड़वी सच्चाई है। तो पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो पर लाइक करें और हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय आरक को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपका आशीर्वाद मिलता रहे और हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से कुछ दूर एक छोटे शहर की है, जहां शाम के ढलते उजाले में सुमित्रा देवी अपनी रसोई में कुछ समेट रही थी। हल्की थकान उनके चेहरे पर थी, लेकिन मन बहुत हल्का और उत्साहित था। आज उन्होंने अपने पति राम किशोर जी से कहा था, सुनिए जी, मैं सोच रही हूं कि अब हम लोग नवीन से मिलने चले और वही अपनी रवीना को भी बुला लें। दोनों भाई बहन एक ही शहर में हैं और अब रवीना की बेटी महक की भी छुट्टियां चल रही हैं। क्यों ना इस बहाने दोनों बच्चों से एक साथ मुलाकात हो जाए। राम किशोर जी, जो अखबार के पन्ने पलट रहे थे, मुस्कुराए और बोले, बात तो सही है भाग्यवान, बच्चों से मिलना भी हो जाएगा और बेटी को भी बार बार बुलाकर परेशान नहीं करना पड़ेगा। मैं नवीन को फोन कर देता हूं, बता दूं कि हम लोग आ रहे हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए रसोई में चली गई और इधर रामकिशोर जी ने अपने बेटे को फोन मिलाया। फोन बजा, लेकिन उधर से तेज म्यूजिक और लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। एकदम शोरगुल का माहौल। बेटा, लगता है तुम व्यस्त हो, बाद में बात करता हूं, रामकिशोर जी ने कहा। उधर से नवीन बोला, हाँ पापा, कुछ दोस्त आए हैं जो शादी में नहीं आ पाए थे, उन्हें डिनर पर बुलाया था, वही पार्टी चल रही है, बाद में बात करते हैं। और फोन कट गया। तभी सुमित्रा जी अंदर आई और बोली, क्या हुआ जी? बात हुई नवीन से? रामकिशोर जी ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं भाग्यवान, वो अभी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है, कह रहा था बाद में बात करता है। कोई बात नहीं, तुम तो अपनी तैयारी करो, परसों चलना है। सुमित्रा जी थोड़ा चिंतित हुई, लेकिन बात हो जाती तो अच्छा था, कहीं हम सब तैयारी कर ले और उसे समय ही ना हो। रामकिशोर जी हंस पड़े, तुम भी ना, हम बेटे से मिलने जा रहे हैं। बेटा, हमारे पास नहीं तो फिर उसे समय निकालना ही पड़ेगा ना। अगली सुबह रविवार थी। रामकिशोर जी को लगा आज तो बेटा फ्री होगा। उन्होंने फिर से फोन मिलाया। इस बार उधर से थोड़ी शांत आवाजें थी, लेकिन फिर भी किसी बातचीत का माहौल था। नवीन बेटा, मैं और तुम्हारी मां कल ट्रेन से निकल रहे हैं और रवीना भी महक के साथ वहीं आ रही है, सब मिलकर मिलेंगे। नवीन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, पापा, आपने आज भी शायद गलत टाइम पर फोन किया, सविता के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं, थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। रामकिशोर जी ने धीमी आवाज में कहा। बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर इससे पहले कि वह बात पूरी करते नवीन का जवाब आया, आपको नहीं पापा, हमें दिक्कत हो जाएगी। ये शब्द सुनकर जैसे रामकिशोर जी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा हो। बगल में खड़ी सुमित्रा जी भी सब कुछ सुन चुकी थी। वो चुप थी, लेकिन आंखें जैसे भीतर ही भीतर बहने लगी। शादी से पहले ऐसा तो नहीं था नवीन। क्या हर कोई शादी के बाद इतना बदल जाता है? रात को रामकिशोर जी ने खाना नहीं खाया, वे चुपचाप लेट गए। सुमित्रा जी ने बस एक बात तय की, अब रवीना को क्या बताएंगी और कैसे बताएंगी कि उनका अपना बेटा उन्हें दिक्कत समझ बैठा है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आई, रामकिशोर जी की आंखें नींद से नहीं, सोचों से भरी रात के बाद खुद ब खुद खुल गई। जैसे ही उठे, मोबाइल की स्क्रीन पर नजर पड़ी, नवीन का कॉल। कांपते हाथों से फोन उठाया। हेलो पापा, सॉरी, कल मैंने सविता से बिना पूछे कह दिया कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब रात में उससे बात की तो उसे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जरूर आइए, कोई फेरबदल मत कीजिए। फोन के उस तरफ बेटे की आवाज में जो नरमी थी, उसने एक पल के लिए सारी टीस को ढक लिया। सुमित्रा जी पास ही बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन लिया और कहा, हाँ बेटा, हम लोग आ रहे हैं, जल्दी मिलेंगे। फोन रखने के बाद उन्होंने रामकिशोर जी की आंखों में झांका और मुस्कुराते हुए बोली, देखा जी, मैंने कहा था ना, हमारी बहू बहुत समझदार है, वह सब संभाल लेगी। लेकिन रामकिशोर जी अभी कहीं खोए हुए थे।
वह जान गए थे दिक्कत बहू को नहीं बेटे को थी, पर उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। बस मन में यह बात दर्ज कर ली कि शायद बेटे की परवरिश में कहीं कोई कमी रह गई है। अब दोनों पति पत्नी ने अपने कपड़े समेटे थैले में उपहार रखे बेटी को फोन कर बताया कि वे लोग रवाना हो रहे हैं, तुम भी तैयारी कर लो। ट्रेन में बैठते समय रामकिशोर जी ने नवीन को फिर फोन किया। बेटा, हम लोग सुबह 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आ जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ी देर हो भी जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही वेट करिएगा। रामकिशोर जी मुस्कुराए। कभी ये बेटा ट्रेनों के समय से पहले ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाया करता था, आज पहली बार है कि थोड़ी देर हो जाए जैसी बात कह रहा है। सुबह 6 बजे ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। सुमित्रा जी ने बेटे के लिए उत्साह से इधर उधर नजरें दौड़ाई, पर नवीन कहीं नहीं था। रामकिशोर जी ने चिंतित होकर बेटे को कॉल किया, पर बेटा फोन नहीं उठा रहा था। अब क्या करें सुमित्रा, एक बार फिर कॉल कीजिए, बहू जरूर उठाएगी। सुमित्रा जी को अब बेटे से ज्यादा बहू सविता पर विश्वास था, और यह देख रामकिशोर जी के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। आज के रिश्तों में जहां भरोसे की नींव डगमगाने लगती है, वहां एक मां का अपनी बहू पर भरोसा सबसे बड़ी बात थी। फिर कॉल किया गया और इस बार बेटे ने फोन उठाया। कौन? तुम्हारा पापा बेटा, हम लोग स्टेशन पर आ गए हैं। अच्छा ठीक है पापा, आप लोग बुकिंग काउंटर के पास आ जाइए, मैं आता हूं। दोनों स्टेशन से बाहर निकले, भारी बैग उठाए हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही देर में नवीन आया, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुराना प्यार, वो चमक रही थी। उसकी आंखें नींद से भारी थीं और चेहरा गुस्से से लाल। बिना ज्यादा कुछ बोले उसने एक टैक्सी बुक की और मां बाप को उसमें बैठाकर चल पड़ा। ना पैर छुए, ना कुछ पूछा, ना वह अपनापन दिखा जो एक बेटे की सबसे पहली पहचान होती है। पूरे रास्ते गाड़ी में सन्नाटा पसरा रहा। बस खिड़की के बाहर शहर की हलचल थी और खामोश दिल के भीतर बूढ़े माँ बाप की टूटती उम्मीदें। घर पहुंचने पर नवीन बिना कुछ बोले अंदर चला गया। सविता अब भी सो रही थी। हड़बड़ा कर उठी और सीधा बाहर आकर सुमित्रा जी और रामकिशोर जी के पैर छुए। जीते रहो बहू, सुमित्रा जी ने कहा, लेकिन दिल में जो था वह छुपा नहीं पा रही थी। सविता तुरंत फिर अंदर चली गई और तभी नवीन बाहर आया और बोला, पापा उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कितनी बार कॉल किया, रिसीव क्यों नहीं किया आपने? मैं इतनी सुबह उठा, स्टेशन गया और आप फोन नहीं उठा रहे। आप भी बहुत लापरवाह हो गए हैं। ये शब्द बाण बनकर रामकिशोर जी के दिल में चुभे। उन्होंने सिर झुकाकर धीरे से कहा, सॉरी बेटा, शायद स्टेशन पर शोरगुल था और इस उम्र में कान भी धीरे सुनते हैं। लेकिन नवीन की आवाज और तीखी होती जा रही थी। पापा, जब आप लोग खुद को संभाल नहीं सकते तो अकेले ट्रैवल क्यों करते हैं? बाहर खड़ी रवीना और महक ने सब सुन लिया। रामकिशोर जी ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपने बेटे की बातें सुनते रहे, क्योंकि वह तमाशा नहीं चाहते थे, वह सम्मान चाहते थे। लेकिन जब बेटे की आंखों में भी अपने लिए कोई इज्जत नहीं बची हो, तो एक पिता खामोश रहना ही बेहतर समझता है। शाम ढलने लगी थी। सविता ने चाय बनाई और कपों में डालकर अपने सास ससुर और ननद को थमा दी। फिर जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गई। जाते जाते नवीन ने कहा, माँ दीदी, आप लोग खाना खा लीजिएगा, मेड बना देगी। सविता ने समझा दिया है उसे और वह दोनों भी ऑफिस के लिए निकल पड़े। न कुछ पूछा, न साथ बैठने की कोशिश की। दिन भर सुमित्रा जी और रामकिशोर जी अपनी बेटी रवीना और नातिन महक के साथ वक्त बिताते रहे। महक की मासूम बातें, रवीना की मधुर मुस्कान कुछ देर के लिए उस घर को घर जैसा बना गई। शाम को सभी साथ बैठकर खाने लगे। नवीन जो पूरे दिन खामोश रहा था, अचानक महक की ओर देखकर बोला, देखो बेटा, खाना अच्छे से चबाकर खाया करो। जो ज्यादा देर तक चबाकर खाते हैं वो जल्दी गुस्सा नहीं होते। महक ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप रोटी नीचे रख दी और बोली, मामू, मुझे लगता है ये सीख तो पहले आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आज सुबह आपने नाना जी से जो बात की वो गुस्से में की थी ना। रवीना ने तुरंत टोका, महक, बड़ों से ऐसे नहीं बोलते बेटा, माफी मांगो मामू से। लेकिन महक ने गंभीर आवाज में कहा, मम्मा, पहले बड़ों को समझाओ, फिर मुझे समझाना। इतना कहकर वो तेजी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। पूरा माहौल एकदम से भारी हो गया। रवीना की आंखों में आंसू थे। भैया, मेरी बच्ची ने अगर कुछ गलत बोला हो तो मैं आपसे माफी मांगती हूं। नवीन कुछ नहीं बोला, बस उठकर अपने कमरे में चला गया। बिना बिना खाना खाए
बिना कुछ कहे। अगले दिन सुबह का वातावरण भी वैसा ही भारी था। सविता ने चाय बनाकर ससुर को दी, फिर अपने पति को चाय देकर तैयार होने लगी। लेकिन रामकिशोर जी ने गौर किया, आज उनके बेटे ने चाय तक नहीं पी। सविता नाश्ता करने बैठी तो किचन से नाश्ता निकालकर नवीन ने खुद उसकी प्लेट में परोसा। इस दृश्य ने रामकिशोर जी को चौंका दिया। बेटा बहू की इतनी सेवा कर रहा है, लेकिन मां बाप के लिए वही बेटा पलट कर भी नहीं देखता। वह कुछ कहते उससे पहले सुमित्रा जी ने आंखों से इशारा किया, मत कहो कुछ, बस देखो। फिर दोनों ऑफिस चले गए। थोड़ी देर बाद नवीन अकेला घर लौटा, चेहरा थका हुआ, आंखें लाल और चाल में असच था। पापा, आपको शायद बुरा लगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, ये टीवी की आवाज, दीदी की बातें, महक शोर, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। रवीना का दिल जैसे एक पल में टूट गया। रोते हुए बोली, भैया अगर मेरी या मेरी बेटी की वजह से आपको तकलीफ हो रही है तो माफ कीजिए। मेरी बच्ची थोड़ी शोर करती है, लेकिन क्या आपको अपने घर में अपनों की आवाज से भी तकलीफ होने लगी? उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। उधर रामकिशोर जी पूजा कर रहे थे, लेकिन यह शब्द अब उनसे सहन नहीं हुए। वह पूजा बीच में छोड़कर उठ खड़े हुए और पहली बार बेटे की ओर तीखे स्वर में बोले, नवीन, जब से हम आए हैं मैंने देखा है तुम हर किसी से असहज हो गए हो। तुम्हें अपनी मां की ममता भारी लगती है, बहन की हंसी बेमतलब लगती है, नातिन की मासूम बातें शोर लगती हैं। तुम्हारे लिए अब घर के अपने ही पराये हो गए हैं क्या? नवीन कुछ कहता, उससे पहले उन्होंने फिर कहा, तुम्हें लगता है कि यह मकान, यह नौकरी, यह लाइफस्टाइल तुम्हारी अपनी मेहनत से है। शायद है भी, लेकिन उस मेहनत की नियम हमने रखी थी। हमने अपने हिस्से की रोटियां तोड़कर तुम्हें खिलाया, अपनी जरूरतें दबाकर तुम्हारी फीस भरी। अगर आज तुम इस काबिल हो कि एक ऑफिस में बैठते हो तो उसकी जड़ें हमारे बलिदानों में गड़ी है, और आज तुम हमें ही कहते हो कि दिक्कत हो जाएगी। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रामकिशोर जी की आंखों में आंसू थे, आवाज भर आ गई थी, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की सारी बात कह दी थी। नवीन चुपचाप सुनता रहा। रवीना सर झुकाकर रोती रही। सुमित्रा जी की आंखें बरसने लगीं। रामकिशोर जी के शब्द जैसे दीवारों से टकराकर हर कोने में गूंज रहे थे। हर एक भाव, हर एक लफ्ज जैसे बेटे की आत्मा पर दस्तक दे रहे थे। नवीन चुपचाप उठा, कमरे में गया और तकिए में मुंह छिपाकर लेट गया। न ऑफिस गया, न किसी से बात की, बस बिस्तर पर पड़ा रहा। शायद सोच रहा था, या शायद खुद से लड़ रहा था। शाम के करीब 4 बजे वो बिस्तर से उठा, लंबा स्नान किया, इतना लंबा जैसे अपने गुस्से, अपनी गलती और अपने शब्दों की तलखी को साबुन से रगड़ कर धो देना चाहता हो। फिर बिना कुछ बोले घर से निकल गया। बाइक स्टार्ट की और लंबी ड्राइव पर निकल पड़ा। उधर घर में सन्नाटा पसरा रहा। रामकिशोर जी और सुमित्रा जी एक दूसरे की आंखों में सवाल ढूंढते रहे कि क्या बेटे ने अभी समझा। रात के करीब 8 बजे दरवाजा खुला। नवीन और सविता दोनों साथ लौटे। नवीन के हाथ में एक बड़ा डिब्बा था और एक पॉलीथीन बैग भी। डिब्बा उसने महक को दिया। ये तुम्हारे लिए है बेटा। महक चुपचाप देखती रही। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखें अब भी सूजी हुई थी। पॉलीथीन सुमित्रा जी को थमाते हुए बोला, मां, ये आपके लिए है। और फिर रामकिशोर जी के पास बैठकर बोला, पापा, सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। इतना कहते ही नवीन का गला भर आया। उसने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया। पापा, जब मैं छोटा था और नाराज होता था तो आप मेरे बाल सहलाते थे ना। आज मैं बहुत नाराज हूं खुद से। क्या आज भी आप मेरे बाल सहला सकते हैं? रामकिशोर जी का दिल पिघल गया। उन्होंने कांपते हाथों से बेटे के बाल सहलाए, और वो बेटा जो अब तक कठोरता की चादर ओढ़े था, एक मासूम बच्चे की तरह अपने पिता के कंधे से लगकर रो पड़ा। मां नवीन ने सिसकते हुए कहा, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? आप तो हर बार मुझे डांट कर सही रास्ते पर ले आती थी। इस बार आपने कुछ नहीं कहा। आपके चुप हो जाने से जैसे मैं खुद से भी दूर हो गया। सुमित्रा जी ने उसकी आंखें पछी और कहा, बेटा, मां कभी भी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। मां बस इंतजार करती है कि उसका बच्चा खुद समझे। नवीन अब रवीना की ओर मुड़ा। दीदी, तुमने भी कुछ नहीं कहा। पहले तो मेरी हर गलती पर डाल देती थी, आज रो पड़ी। रवीना ने भरी आवाज में कहा, क्योंकि भैया जब कोई अपनों से दूर हो जाए तो वह डांटना नहीं चाहता, बस उसकी यादों से लड़ता है। मैं जानती थी तुम वही हो, बस
कहीं खो गए थे और तभी पीछे से महक दौड़ती हुई आई। मामू, आई एम सॉरी, मुझे कल वो नहीं बोलना चाहिए था। नवीन ने उसे गले से लगा लिया। नहीं बेटा, कभी कभी बच्चे भी बड़े बड़ों को आईना दिखा देते हैं, और तूने वही किया। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी। 2 लोग एक बड़ा सा कार्टन उठाए खड़े थे। सविता ने दरवाजा खोला। ये क्या है बेटा? सुमित्रा जी ने पूछा। मां, इसमें ऐसी है, मैं जानता हूं आप लोग गर्मी में सो नहीं पाते, इसलिए नया लगवा रहा हूं। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? हम तो 10 दिन ही। नवीन तुरंत बोला। नहीं मां, अब 10 दिन नहीं, अब हमेशा। अब आप लोग यही रहेंगे। जब बेटे बहू यही है तो माँ बाप को गांव में क्यों रहना चाहिए? रामकिशोर जी और सुमित्रा जी एक दूसरे की ओर देखने लगे। एक लंबा सफर, एक लंबा मौन अब आकर ममता के आंचल में लिपट चुका था, और दीदी नवीन ने मुस्कुराकर कहा, तुम भी अब महक की छुट्टियां यहीं बिताओ, अब ये घर तुम्हारा भी है। रवीना की आंखों में चमक थी। एक बहन जिसने भाई को खोया हुआ सा पाया था, अब वही भाई फिर से मुलाकात में मुस्कान लेकर आया था। और दोस्तों, यही तो होता है एक सच्चे रिश्ते का मतलब। चाहे समय कितना भी बदल जाए, जब दिल बदल जाए तो रिश्ते फिर से जुड़ जाते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि वक्त के साथ अपनों के रिश्ते बदलने लगे हैं? अगर हां, तो क्या आपने भी कभी किसी को माफ किया है या खुद माफी मांगी है? कमेंट में जरूर बताएं। आपकी कहानी शायद किसी और का रास्ता रोशन कर दे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों से जो रिश्तों की अहमियत भूल रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल सच्ची कहानियां बाय आरके को, क्योंकि ऐसी कहानियां हर दिल तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय